हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फीडियास एकेडमी में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लासेस ऑन दिस चैनल। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई जो आपको जो स्टडी करनी है वो कंटिन्यूस करनी है। ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम आ गया तो आपको तब वो स्टडी स्टार्ट करनी है। आपकी तो तैयारी है वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। हमें ये भी पता है कि जो सिचुएशंस है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। कोविड की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बच्चों को भी, एंड सभी को फेस करनी पड़ रही है। बट हमें अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उनसे हमें बचना है। ठीक है, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके हमें डेली बेसिस पे उसको फॉलो भी करना है, तभी हम जो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, और ये क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहेंगी। आई होप आप लोग डेली बेसिस पे इनको देखेंगे और काफ़ी कुछ आप इन क्लासेस से सीखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फिगर। आकृति में कुल कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, काफ़ी एग्जाम्स में ये ऑलरेडी आ चुका है और आता ही रहता है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक छोटी सी प्यारी सी इसकी ट्रिक है जिससे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं। जो हमारे रोज और कॉलम होते हैं, ये हमारी होती है रो, और ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, ये जो नीचे लाइन होती है, जो पड़ी हुई लाइन होती है, वो होती है हमारी रोज, और जो ऊपर से नीचे आते हैं ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 और कॉलम 3, इनके क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ऐसे ही रोज की ये पहली रो है, 2 3 4 की काउंटिंग करते हैं। हमें कैसे स्क्वायर निकालने हैं, इसकी जो ट्रिक है वो यही है। हमने इनको काउंट कर दिया, जो बड़ी संख्याएं होती हैं 4 और 3 रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक एक माइनस करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 था तो अब यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ 3 था तो अब हम यहाँ 2 लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आगे, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 कर देंगे, और ये 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम नहीं लिखते, जहाँ पे भी हमारा 1 आ जाता है, क्योंकि ये इसको 0 बना देता है। यहाँ हमारा 1 आ गया था ना, तो उसके बाद हम इसको नहीं करते टाइम बचाने के लिए। वैसे कर सकते हैं, करने के बाद भी ये 0 ही आएगा, तो हम यहाँ इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो जो हमने अभी तक क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सोल्व किया है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 2 हो जाएगा। अब इनको सबको हम ऐड करते हैं तो 18 और 2 20, यानी कि यहाँ पे क्या आया 20, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसमें ऑप्शन सेकंड में क्या है, 20 दिया है, यानी कि यही है हमारा उत्तर कि इस आकृति में टोटल कितने स्क्वायर हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, और बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। जो इसमें जो वैल्यूज होती हैं उसको हम 150 के वैल्यूज के हिसाब से पुट करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सम दिया है, क्या होती हैं वैल्यूज, अगर कुछ क्वेश्चंस आल से शुरू होते हैं, कुछ सम से शुरू होते हैं, और कुछ सम नोट से शुरू होते हैं, एंड कुछ नो से शुरू होते हैं। जो ऑल से शुरू होते हैं उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो जो ऑल से शुरू होते हैं उसमें पहले एलिमेंट के लिए 100 यूज़ किया जाता है, और सेकंड एलिमेंट के लिए 50 यूज़ किया जाता है। अगर सम वाला केस है, यानी कि अगर जो हमारी स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो सम से शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम 50 और 50 यूज़ करते हैं। ये हमारा पहला एलिमेंट होता है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद ये सम और नो के केस में यहाँ 50 और 100, पहले एलिमेंट के लिए 50 और दूसरे एलिमेंट के लिए हम 100 लेते हैं। अब नो वाला केस है, इसके अंदर हम 100 और 100 लेते हैं। तो यहाँ पे जो सम वाला केस है, तो इसमें पहले एलिमेंट के लिए 50 और दूसरे एलिमेंट के लिए भी हम 50 यूज़ करेंगे। यहाँ ये 100 और ये 50 आ जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे।
ये सारे सम वाले हैं तो सभी में क्या आएगा, सभी में अच्छा ये पहला जो है वो सम नोट वाला है, तो इसमें 50 आएगा और यहाँ पे 100 आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर सम नोट वाला जो केस आता है उसमें पहले एलिमेंट के लिए 50 और दूसरे एलिमेंट के लिए हम 100 यूज करते हैं। ऐसे अब जो अगला कंक्लूजन है, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब ये जो कंक्लूजन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 एंड 50। यहाँ पे भी ये क्या है, सम और नोट का केस है, तो यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए 50 और दूसरे एलिमेंट के लिए हम 100 यूज करेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ हमें देखना है कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे भी डिजिट है और यहाँ पे भी डिजिट है, अगर ये जो चीज़ कॉमन होती है इनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, और हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी है यहाँ पे इसकी 50 है और यहाँ पे 100 है, यानी कि अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 100 होती है तो उनमें आपस में रिलेशनशिप बन जाता है, यानी कि हम ऊपर और नीचे की वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये जो कंक्लूजन है हमारा नेगेटिव है, बट इसमें कंडीशन एक और होती है कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ये जो ऑप्शन कंक्लूजन है ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव दिया है। अब आगे देखते हैं, सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स। हाँ, ये हमारा ठीक हो सकता है अगर इनके जो वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। वैल्यू सेटिस्फाई कैसे करती हैं, जिस स्टेटमेंट की वैल्यू कंक्लूजन से ज़्यादा होती है तो वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। अब यहाँ पे डिजिट्स कितना है, 50 है, और ऊपर डिजिट कितना है, 50 भी है और 100 भी है, तो स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है वो कंक्लूजन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑलरेडी ज़्यादा है या बराबर भी होगी तो भी चल जाएगी, तो यहाँ पे ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू 50 है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं, तो यहाँ पे नोट आया हुआ है, नोट आया हुआ है, हमारी दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के हिसाब से आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, तो ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक कंक्लूजन फॉलो करता है और वो क्या है, कंक्लूजन सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन होंगे ना उसमें क्या होगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इसको हमें आंसर पे लगा देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर इन द सीरीज। यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें दे रखी है और हमें ये कंटिन्यू रखनी है, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है। अगर मैं इस सीरीज को देखता हूँ ध्यान से तो मुझे बीच में दिख रहा है 1 3 5 7, तो आगे आगे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, हमारे ऑप्शन बचे 1 और 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो डी है वो 4 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, यहाँ पे ई 5 पे आता है, उसके बाद ये 7 पे आता है, उसके बाद जो एफ है वो 6 पे आता है और आई 9 पे आता है, उसके बाद जो जी है वो 7 पे आता है और के 11 पे आता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनके बीच में जो गैप देखता हूँ वो 1 नंबर का गैप है, यहाँ पे 2 नंबर का गैप है, यहाँ 3 नंबर का गैप है, यहाँ 4 नंबर का गैप, तो आगे क्या आना चाहिए, 5 नंबर का गैप आना चाहिए, बट संख्या क्या आएगी, अच्छा इसमें ये है जो पहले है 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, तो अगले वाली संख्या क्या आनी चाहिए, अगले वाली संख्या आएगी 8, और 8 पे क्या होता है, एच होता है। यहाँ पे 4 का गैप था, आगे कितने का गैप आएगा, 5 का, यानी कि 8 और 5 13 नंबर, और 13 नंबर पे क्या होता है, एम होता है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ये होगा H9M, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ओड फिगर अमंग द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो फोटो है वो ओड है। तो अगर मैं यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी चौथी को अगर मैं थोरोली नज़र से देखता हूँ तो मुझे एक बात पता लग रही है, यहाँ पे ये 4 लाइन है, यहाँ इसमें 5 लाइन है, जो हमारे को आकृति जो दिख रही है इसमें 5 लाइन है, इसमें 6 लाइन है। ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, और ये क्या दे रखा है, ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल दिया हुआ है। तो ये जो सर्कल है ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें रिलेशन दिख रहा है मुझे, इनमें एक एक का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, बट यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सर्कल दे दिया। ठीक है। और सर्कल दिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा जो होगा ये यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से। इसमें लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर क्यूट को 321205 लिखा जाता है तो होप को हम क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इनकी सिर्फ क्या किया है, नंबरिंग करी है। जो सी है वो 3 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, यू है वो 21 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और जो टी है वो 20 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और जो ई है वो 5 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। इसलिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें आपकी जो 1 से 26 तक जो भी नंबरिंग है वो आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ एच 8 पे आता है, ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए 815 165, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें गिवन है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हमें इनकी नंबरिंग याद है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में। जो ये हमें मैथमेटिकल जो साइन है ये चेंज करने वाले होते हैं, तो बहुत आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ इसमें हमें कोई ट्रिक नहीं लगानी होती, बस हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो दे रखा है, अगर ये बोल रहा है कि माइनस प्लस को शो करता है यानी इसको दर्शाता है, प्लस गुना को दर्शाता है, ठीक है, गुना भाग को दर्शाता है और भाग घटा को दर्शाता है, तो ये किसके बराबर होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर माइनस को कौन सी क्या दिखा रहा है, तो माइनस प्लस को दिखा रहा है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। जो प्लस है वो किसको दिखाता है, प्लस दिखाता है, ये गुना है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। माइनस कहाँ पे है, माइनस किसको दिखाता है, माइनस प्लस को ही दिखाता है, हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। और भाग का निशान है, भाग किसको दिखाता है, भाग दिखाता है माइनस को, तो जो यहाँ है ये माइनस कर देंगे। बस अब इसको हमें सोल्व करना है, यानी कि 8 + 3 × 12 जमा 7 घटा 8 को हमें सोल्व करना है। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36 होता है। उसके बाद इन सभी को हम सोल्व करेंगे। अब मैं प्लस वाले को ऐड करता हूँ, तो ये 36 और 8 44, 44 और 7 51 होता है। 51 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 43 आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 43 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा देयर आर 5 फ्रेंड्स सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। मोहन इज द टॉलेस्ट, सतीश इज shorter than Kishore but taller than Rajesh. Anil is little shorter than Kishore but little taller than Satish. Who is the taller than Rajesh but shorter than Anil? ये हमें बताना है। अब हिंदी में पढ़ते हैं तो 5 मित्र हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोहन है वो सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे बड़ा मोहन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सतीश किशोर से छोटा छोटा है। जो सतीश है वो किससे छोटा है, किशोर से। ठीक है, लेकिन राजेश से लंबा है, तो ये जो सतीश है वो राजेश से लंबा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं। अनिल किशोर से छोटा है। जो अनिल है वो किशोर से छोटा है, यानी कि जो किशोर है इससे छोटा कौन है, अनिल। इससे छोटा अनिल है, तो मैं यहाँ साइड में अनिल को लिख देता हूँ, क्योंकि जो अनिल है वो सतीश से बड़ा हो सकता है या इन सबसे छोटा हो सकता है या सतीश और राजेश के बीच में भी आ सकता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, तो मैं इसको एक बार साइड में रख के देखता हूँ आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है लेकिन सतीश से थोड़ा बड़ा लंबा है, यानी कि जो अनिल है वो कहाँ पे आएगा, सतीश से तो बड़ा है और किशोर से छोटा है, तो अनिल इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनिल को हम बैठाएंगे इन दोनों के बीच में। आगे क्या बोलता है, राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है। राजेश से तो लंबा होना चाहिए और अनिल से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, राजेश से लंबा और अनिल से छोटा कौन होगा, सतीश होगा। ठीक है, क्योंकि जो अनिल है वो सतीश से तो बड़ा है और किशोर से छोटा है, तो इनके बीच में कौन है, अनिल है। अब क्वेश्चन में पूछता है जो राजेश है, राजेश से तो लंबा और अनिल से छोटा, तो इनके बीच में कौन है, सतीश है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड सतीश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। जो क्वेश्चन फिगर है और जो चार चार आंसर्स हमें दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन सा आंसर इस फिगर को कंप्लीट करता है। अगर मैं जो ऊपर जो क्वेश्चन फिगर है इसको कंप्लीट करता हूँ तो
यहाँ पे इस वाले बॉक्स में ये सर्कल आएगा और सर्कल सभी में है। उसके बाद जो ये जो डॉट है वो सेकंड वाले सर्कल में आएंगी, यानी कि इस वाले सर्कल में जो पहला जो डॉट है उसको छोड़ करके जो ये वाला सर्कल है इसके अंदर ये वाली चीज़ें आएंगी। तो पहले ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूँ तो इसके बाद जो डॉट्स आनी है वो इस वाले में आनी थी, बट इसमें थर्ड वाले में दे दें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो बचा है हमारा यही वाला जो आंसर होगा वो ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, कोई भी इनको इजीली कर सकता है। ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बट नॉर्मली जनरली क्वेश्चंस ये काफ़ी इजी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। एक सेम डाइस है, ठीक है, और उसकी तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। व्हाट विल बी द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द साइड हैविंग वन। हमें बताना है कि जो एक नंबर है उसके अपोजिट वाली साइड में क्या लिखा है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कोई भी दो डाइस है वो हम ढूंढते हैं और उन दो डाइस के अंदर एक नंबर ही कॉमन होना चाहिए, कंडीशन ये होती है। तो यहाँ पे मैं पहले और दूसरे डाइस को देखता हूँ तो इसमें क्या कोई एक नंबर है जो कि कॉमन है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, 5 दोनों जो डाइस है उनमें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो पहला डाइस है उसके लिए हम 5 लिखते हैं और जो दूसरा डाइस है उसके लिए हम नीचे लिखते हैं। अब जो पहला डाइस है उसके साथ उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद क्या आता है, एक आता है। ये पहला डाइस था और ये दूसरा डाइस था, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 3। ठीक। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 4। तो यहाँ पे 5 के बाद हम 4 लिखेंगे और 4 के बाद 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ आती है ना, ये आती है आपस में अपोजिट्स, यानी कि 3 का अपोजिट 6 है और 1 का अपोजिट 4 है, तो क्या बचा, 5। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, एक ही संख्या है 2, यानी कि 5 के अपोजिट 2 होगा। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में बताना एक का अपोजिट, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो एक का अपोजिट क्या है, वो 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4, यानी कि जो एक है उसका अपोजिट जो संख्या होगी वो होगी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ओड है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं के ए एन है तो ये एन ए के लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा है, जो के है वो लास्ट में चला जाएगा, एन पहले आ जाएगा। एस ऐसे ही ये एस ए यू है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यू ए एस हो जाएगा। अब ये डी ए एफ है तो या फिर डी है, ये भी सेम है। और ये एक्स ए जेड है तो ये भी जेड ए एक्स है। तो इसमें कुछ और मिलेगा आपको जो ओड होगा। यहाँ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है जो के ए एन है, जो पहला है और तीसरा वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और वो सभी के सभी जो चार ऑप्शन है उनमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और हमें दिख रही है, यहाँ बीच में क्या है, सभी में क्या है, ए दिया हुआ है और यहाँ पे भी सभी में बीच में ए दिया हुआ है। ठीक है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, जो पहला और आखिरी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो इसकी नंबरिंग क्या होती है 11 और इसकी क्या होती है हमारी 14 होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे 11 और 14 है। यहाँ पे इनकी नंबरिंग देखते हैं तो ये क्या होता है 19 और ये 21 होती है। और यहाँ पे देखते हैं 4 और ये 6 होती है। ये एक्स 24 नंबर पे होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और जेड 26 नंबर पे होता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो इनके बीच में 2 नंबर का गैप है। यहाँ 4 से 6 पे यहाँ पे भी 2 का है और 19 से 21 में भी 2 का है। बट यहाँ देखते हैं तो 11 से 14 में 3 नंबर का गैप हो जाता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें भी ये क्वेश्चन ऑड वन आउट से ही है। यहाँ पे हमें देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा ओड है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 4, 5 और ये 7। अगर मैं इनकी नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, 13, 14, 15। यहाँ पे इनकी नंबरिंग करता हूँ तो 8, 9 और ये 10 होती है नंबरिंग। ये आर 18 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है और ये टी 20 पे आता है। ये कंटिन्यूस है, 18, 19, 20, 8, 9, 10, 13, 14, 15 और ये क्या है, 4, 5 और 7 है। तो ओड क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा ओड। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। और एक बात और कि जो ये क्लासेस हैं हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू चलेंगी और आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।